बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। बच्चों, मैं हूँ डॉक्टर शराज। हमारा सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री और आज हम पढ़ेंगे अपने चैप्टर में एक नए चैप्टर का आगाज़ करने जा रहे हैं, प्रोटीन्स का। प्रोटीन से पहले ये हमारा बेसिकली चैप्टर 2 है। 2A में हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा था, 2B में हमने लिपिड्स पढ़ा था और 2C में आज हम प्रोटीन्स को देखने जा रहे हैं। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े थे तो हमने ऑल अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा था। हमने उनके स्ट्रक्चर्स भी देखे थे, हमने उनके केमिकल रिएक्शंस भी देखे थे, हमने उनकी प्रॉपर्टीज़ भी देखी थी। फिर हमने ये भी देखा था कि अनकंट्रोल्ड इस्तेमाल से क्या क्या डिजीज़ कॉज हो सकती है कार्बोहाइड्रेट से, यानी एक लिमिट में रहते हुए इसको इस्तेमाल किया जाए, कार्बोहाइड्रेट्स को यूज़ किया जाए तो ह्यूमन बॉडी नॉर्मल रहती है। अगर इसके यूजेज में किसी किस्म की एबनॉर्मेलिटी आ जाए, इस्तेमाल ज़्यादा होने लग जाए तो बॉडी में एबनॉर्मेलिटीज़, डिजीज़ होने लग जाती हैं। फिर हमने डिटेल से लिपिड्स में भी देखा था और हमने ऑल अबाउट लिपिड देखा था। हमने लिपिड से मुतल्लिक जितनी भी जनरल इंफॉर्मेशन थी वो सारी हमने स्टडी की थी। फिर किसी हद तक हमने उसमें डिजीज़ फैक्टर भी देखा था। हमने सैचुरेटेड फैटी एसिड देखे थे, अनसैचुरेटेड देखे थे। लिपिड्स बॉडी में अमूमन कितने होने चाहिए, किस लिमिट से ज़्यादा ना हो, इसके स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। और आपको याद होगा जब हमने लिपिड्स का लास्ट लेक्चर लिया था उसके आखिर में एक तस्वीर भी शेयर की गई थी कि प्रैक्टिकली स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जब हम घी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ऑयल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो हमने उनके कंपोनेंट्स भी देखे थे कि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं या नहीं होते। ये मेंशन किया हुआ होता है पर 100 ग्राम के हिसाब से। प्रोटीन्स भी हमने देखे थे कि होते हैं या नहीं होते। लिपिड्स भी हमने देखे थे और लिपिड्स की हमने मुख्तलिफ टाइप्स भी देखी थी कि लिपिड्स अगर हैं तो कितनी मिकदार में है, कोलेस्ट्रॉल अगर है तो कितनी मिकदार में है, LDL HDL के बारे में भी हमने देखा था, और फैटी एसिड्स, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, इनकी क्वांटिटी भी हमने देखी थी। हमें मालूम ये हुआ कि जब हम इसको एक नॉर्मल मिकदार में इस्तेमाल करते रहेंगे तो फिट एंड फाइन वाली पोजीशन होगी, एक नॉर्मल पोजीशन होगी। जहाँ कहीं भी कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स का इस्तेमाल अगर एबनॉर्मल हुआ, ज़रूरत से कम हुआ इस्तेमाल या ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल हुआ, तो जिस्म में मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाती हैं जिन्हें हम डिजीज़ का नाम देते हैं। और उन्हें मैनेज करने के लिए एक लंबा एक प्रोसीजर होता है जिसमें मेडिसिन भी इस्तेमाल होती है और कुछ ग़िज़ाई एहतियाती तदाबीर भी होती है। आज हम कुछ स्टार्ट करने लगे हैं प्रोटीन से। तो जितनी अहमियत कार्बोहाइड्रेट्स की है, जितनी अहमियत लिपिड्स की है, इसी तरह प्रोटीन्स की एक अपनी अहमियत है। हम इसमें कुछ आज की जो लेक्चर है, आज की जो प्रेजेंटेशन है, इसमें कलरफुल स्लाइड्स से हेल्प ली गई है। उसकी वजह मैं आपको बताता चलूँ कि हमने इसमें मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स चूँकि देखने थे और स्ट्रक्चर्स की 4 मुख्तलिफ टाइप्स हैं प्रोटीन्स की जिन्हें हम आगे देखेंगे। तो इसी वजह से स्लाइड्स को कलरफुल रखा गया, एक स्ट्रक्चर को दूसरे से डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो। हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं प्रोटीन्स का। प्रोटीन्स आर एन इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ biological macromolecules which are the polymers of amino acids। इसमें 2 काम की बातें हैं। पहली चीज़ मैक्रोमोलिक्यूल्स, माइक्रो कहते हैं छोटे को और मैक्रो कहते हैं बड़े को। बिग साइज, स्मॉल साइज, स्मॉल साइज इज़ माइक्रो एंड बिग साइज इज़ मैक्रो। तो प्रोटीन्स मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, ये बड़े साइज़ पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल्स होते हैं। पॉलीमर्स बहुत सारे यूनिट्स, पोली मीन मैनी, मर्स मीन यूनिट्स, बहुत सारे यूनिट्स जब आपस में मिलें तो हम उन्हें पॉलीमर्स कहते हैं। अब ये यूनिट्स किसके हैं? अमाइनो एसिड्स के हैं।
हमने ये देखा कि प्रोटीन्स बायोलॉजिकल मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं और एक या दो यूनिट पर मुश्तमिल नहीं होते, ये पॉलीमर्स होते हैं, बहुत सारे यूनिट्स पर मुश्तमिल होते हैं और प्रोटीन के यूनिट्स अमाइनो एसिड्स कहलाते हैं। बच्चों, एक टर्म होती है बिल्डिंग ब्लॉक्स की। जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि हमारा घर या ये सामने वाली बिल्डिंग किस चीज़ की मिलकर बनी हुई है, तो हमारे पास मुख्तलिफ जवाब होते हैं। हम कहते हैं सीमेंट से मिलकर बनी हुई है, हम ये भी कह सकते हैं कि रेत से मिलकर बनी हुई है, और इसका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर ये होता है कि ये ईंटों से मिलकर बनी हुई है। तो बिल्डिंग ब्लॉक क्या हुआ? उसकी ईंटें। जैसे ह्यूमन बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? सेल्स। कार्बोहाइड्रेट्स का बिल्डिंग ब्लॉक क्या होगा? शुगर। तो प्रोटीन्स के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, प्रोटीन्स किन से मिलके बनी होती है? वो अमाइनो एसिड से मिलके बनी हुई होती है। बायोकेमिस्ट हैव डिस्टिंग्विश्ड सेवरल लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोटीन्स। बायोकेमिस्ट्री की जो माहिर हैं उन्हें हम बायोकेमिस्ट कहेंगे। बायोकेमिस्ट ने प्रोटीन्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें मुख्तलिफ यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। प्रोटीन किसी एक साख्त पर मुश्तमिल नहीं होते, इनके मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इनके जो चंद बुनियादी स्ट्रक्चर्स हैं जिन पर इनको तकसीम किया गया है, हम उन्हें प्राइमरी स्ट्रक्चर भी कहते हैं। उससे आगे एडवांस स्टेप में जब जाएंगे तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहलाएगा। उससे आगे एडवांस स्ट्रक्चर में जाएंगे तो टर्शरी स्ट्रक्चर कहलाते हैं, और हम उससे अगले स्टेप पर जाएंगे तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर की जनरल फॉर्म इस तरह से होती है और सेकेंडरी स्ट्रक्चर की जनरल फॉर्म इस तरह से होगी। टर्शरी की अपनी पार्टिकुलर शेप होती है, उनकी अपनी पार्टिकुलर साख्त होती है, जहाँ इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी अमाइनो एसिड्स मुख्तलिफ तरीक़ों से आपस में मिलकर एक मखसूस साख्त को जन्म देते हैं, बनाते हैं। इसी तरह ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। अब हम इनकी थोड़ी सी डिटेल देखेंगे, स्ट्रक्चर्स की डिटेल देखेंगे, लेकिन हम थोड़ी सी डिटेल में जाएंगे कि अमाइनो एसिड्स एक्चुअली होते क्या हैं। एक जनरली हमने आपस में जिक्र किया, अमाइनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक है किसके? प्रोटीन्स के। थोड़ा सा प्रोटीन को और अमाइनो एसिड को मज़ीद स्पेसिफिक करके पढ़ लेते हैं। Any of the class of nitrogenous organic compounds which have large molecules composed of one or more long chains of amino acids। हम पहले इसको समझ लेते हैं कि ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की टर्म नेचुरल चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है, कुदरती चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि ऐसे नेचुरल कंपाउंड्स जिसका बुनियादी फिगर नाइट्रोजन पर मुश्तमिल हो। और एक और चीज़ नोट करें कि ये एक सिंगल यूनिट या डबल यूनिट नहीं है, ये एक लॉन्ग चेन पर मुश्तमिल है, भले वो एक लॉन्ग चेन हो या भले एक से ज़्यादा लॉन्ग चेन्स हो। एनी ऑफ द क्लास ऑफ अ नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैव लार्ज मॉलिक्यूल्स, अगेन मैक्रो मॉलिक्यूल्स, किस पर मुश्तमिल है? एक या एक से ज़्यादा लॉन्ग चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स पर। एंड और एन इसेंशियल पार्ट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये एक लाजिम जुज़ होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, स्पेशली एज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी टिश्यूज सच एज मसल्स और हेयर। इसमें दो जनरल एग्जांपल्स भी आ गई, मसल्स और हेयर्स अमाइनो एसिड्स पर, प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होते हैं। प्रोटीन्स की डेफिनेशन में हमने देखा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका बेसिक फिगर नाइट्रोजन पर मुश्तमिल है, मैक्रोमॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल है, अमाइनो एसिड्स की एक या एक से ज़्यादा लॉन्ग चेन्स होती है, और ह्यूमन बॉडी का, लिविंग बॉडी का ये एक लाजिम जुज़ है जिसके बगैर ह्यूमन बॉडी की कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है। और इसके अलावा बिलखसूस
हमारा ये स्ट्रक्चरल जिस्म की जो साख्त होती है, हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं, ये भी प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल होते हैं। जैसे कि हमारे मसल्स में प्रोटीन शामिल होती है, जैसे कि हमारे हेयर्स भी प्रोटीन अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल होते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा गहराई में देखें तो अब हम देखते हैं कि अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं। अमाइनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मीन नेचुरल कंपाउंड्स, जिनमें अमाइनो ग्रुप होगा, यानी कि नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप होगा, कार्बोक्साइल कार्बन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन यानी 2 दफ़ा ऑक्सीजन और 1 कार्बन, ये हमारा कार्बोक्साइल ग्रुप होगा। तो फंक्शनल ग्रुप है। प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड्स होते हैं और अमाइनो एसिड्स अमाइनो ग्रुप पर मुश्तमिल होंगे, यानी ऐसे ग्रुप पर जिसमें नाइट्रोजन शामिल है, और कार्बोक्साइल, ये 2 मखसूस ग्रुप्स होंगे जो मखसूस तरतीब के साथ जब आपस में मिलते हैं तो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स जो है वो बिल्डअप होते हैं। अलॉन्ग विद द साइड चेन ऑफ स्पेसिफिक टू द अमाइनो एसिड, ये लॉन्ग चेन्स होती हैं एक ही जैसे अमाइनो एसिड्स या मुख्तलिफ टाइप्स के अमाइनो एसिड्स आपस में मिलके लॉन्ग चेन्स बनाते हैं। द की एलिमेंट्स ऑफ अमाइनो एसिड्स आर, अमाइनो एसिड्स किस चीज़ पर मुश्तमिल है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ऑल्दो अदर एलिमेंट्स आर आल्सो फाउंड इन द साइड चेन ऑफ सर्टेन अमाइनो एसिड्स। कुछ और मिनरल्स भी, कुछ और एलिमेंट्स भी इनके स्ट्रक्चर का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन जो की एलिमेंट्स हैं, जो बुनियादी एलिमेंट्स हैं अमाइनो एसिड्स के, उनमें 4 चीज़ें शामिल हैं। उनमें कार्बन है, उनमें हाइड्रोजन है, उनमें ऑक्सीजन है और उनमें नाइट्रोजन शामिल है। लेकिन इन 4 चीज़ों से हट के, ये तो बुनियादी चीज़ें हो गई जो कि लाजिम है अमाइनो एसिड में मौजूद होंगे। इनसे हट के देखा जाए तो और कुछ एलिमेंट्स, कुछ और मिनरल्स भी शामिल होते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर की साख्त की जो स्पेसिफिकेशन है, उसकी जो खसूसियत है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है। अब तक हमने डेफिनेशन देखी, हमने मेन कॉन्सेप्ट देखा प्रोटीन का, कि प्रोटीन क्या होते हैं और अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं। प्रोटीन के सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, प्रोटीन किन किन ज़राए से हासिल की जा सकती है। हमारे पास ऐसे नेचुरल सोर्सेज क्या है जहाँ से प्रोटीन, हम उन्हें कह सकते हैं कि वो प्रोटीन का मेन सोर्स है, वो प्रोटीन के मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं, हम वहाँ से प्रोटीन हासिल करते हैं। वो सोर्सेज हम देख लेते हैं कि प्रोटीन फ्रॉम द फूड कम्स फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज। ये प्लांट से भी हासिल होती है और एनिमल सोर्सेज से भी हासिल होती है, जैसा कि मीट है, जैसे कि फ़िश है, फुल ऑफ प्रोटीन, या जिन्हें हम प्रोटीन रिच कहते हैं। फ़िश इज़ प्रोटीन रिच। ऐसा गोश्त हमेशा प्रोटीन से भरा हुआ होता है। एग्स सोर्स ऑफ प्रोटीन है। हमारे जितनी भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनमें जहाँ लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स होंगे उनमें प्रोटीन भी पाई जाती है। सीड्स में होते हैं, नट्स में होंगे, लेग्यूम्स में होंगे, जैसे कि लेग्यूम्स की एग्जांपल्स में हम देखते हैं बीन्स एंड लेंटिल्स। अब बीन्स क्या होते हैं या लेग्यूम्स क्या होते हैं, हम इन्हें दालें भी कह सकते हैं। ये इस पिक्चर में आपको एक आइडिया होगा कि ये बीन्स की फैमिली या बीन्स की कैटेगरी में शुमार होते हैं। तकरीबन हर किस्म की दाल, नट्स, मूंगफली और इस कैटेगरी, इस फैमिली से मुतल्लिक जितनी भी चीज़ें हैं वो लेग्यूम्स फैमिली में होंगी, और लेग्यूम्स फैमिली फुल ऑफ प्रोटीन डाइट है, रिच इन प्रोटीन डाइट है। हमने सोर्सेज में देखा कि हमारे पास वो कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से हम भरपूर प्रोटीन हासिल कर सकते हैं। हम भरपूर प्रोटीन मीट से लेते हैं, फिश से लेते हैं, एग से लेते हैं, डेयरी प्रोडक्ट से लेते हैं, यानी कि दूध से बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वहाँ प्रोटीन रिच होते हैं। सीड से होते हैं, लेग्यूम्स से होते हैं, और लेग्यूम्स में हमने देखा
कि जिसमें रवा भी शामिल है, जिसमें मूंगफली भी शामिल है, और तकरीबन हर किस्म की दाल जिसे हम पल्सेस कहते हैं वो लेग्यूम्स की कैटेगरी में शामिल होते हैं, और ये प्रोटीन रिच डाइट में अपना कंट्रीब्यूशन प्ले करते हैं। हमने स्टार्ट में देखा एक जनरल इंट्रोडक्शन में कि जो इनका प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो प्राइमरी भी हो सकता है, वो सेकेंडरी भी हो सकता है, वो टर्शरी भी हो सकता है, और वो क्वाटर्नरी भी हो सकता है। 4 मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं इसके। आप लोगों की आसानी के लिए मैंने इस स्लाइड को सिंपल सा बनाया कि प्राइमरी स्ट्रक्चर हमें कैसे मालूम होगा कि हमारे पास जो प्रोटीन है ये इसका स्ट्रक्चर प्राइमरी है या ये इस कैटेगरी में शुमार होता है। तो हम उसको उसके कोवलेंट बॉन्ड्स को ऑब्जर्व करके जिनसे इनके अमाइनो एसिड्स जिस बॉन्ड से आपस में मिलकर बने होते हैं और उन्होंने चेन एक डेवलप की हुई होती है, उन्हें हम उन कोवलेंट बॉन्ड्स की मदद से हम प्राइमरी स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब रह गया ताल्लुक सेकेंडरी का, टर्शरी का, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर्स का। तो इसमें हम वीक फोर्सेस देखते हैं। आप लोगों को आइडिया होगा कि वैन डर वाल फोर्सेस का दूसरा नाम वीक इंटरैक्टिव फोर्सेस है। इंटरेक्शन कहते हैं एक दूसरे से ताल्लुक, वीक ताल्लुक यानी कि एक ऐसा ताल्लुक जिसमें वीक फोर्सेस कमज़ोर ताकतें मुलविस है, यानी कि वो जो स्ट्रक्चर है उसकी कंपोजिशन कोई मजबूत नहीं है। क्यों? उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे में कशिश या उनका जो जॉइंट बना हुआ है वो वीक फोर्सेस पर है, और वीक फोर्सेस को कभी भी किसी भी वजह से, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो पीएच का चेंज हो, या कोई भी फिजिकल या केमिकल फैक्टर हो, इसको ब्रेक किया जा सकता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करेंगे हम कोवलेंट बॉन्ड की मदद से, और रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स जो बाकी स्ट्रक्चर्स हैं सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर्स, इनको ऑब्जर्व हम करेंगे वीक फोर्सेस की मदद से। अब हम कुछ मखसूस साख्त देख लेते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर की असेंबली यानी इनका यूनिट या इनके यूनिट्स का आपस में मिलना वो इस साख्त पर होता है। इसको असेंबली का नाम दिया गया। असेंबली का नाम इसलिए दिया गया कि फ्रॉम द स्टार्ट टिल टू द एंड ये जो छोटे छोटे आपको स्ट्रक्चर्स, बेसिकली ये छोटे स्ट्रक्चर नहीं है, ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जिन्हें हम जूम करके देखें तो ये बड़े हमें नज़र आएंगे। ये मैक्रो पार्टिकल्स हैं, मैक्रो यूनिट्स हैं, ये आपस में असेंबली की सूरत में है, यानी जुड़ी हुई हालत में है। स्टार्ट से देखें और इसको एंड तक देखें तो एक मखसूस असेंबली नज़र आती है जिसमें हमें कहीं किसी किस्म का ब्रेकअप नज़र नहीं आता। और हम देख चुके कि प्राइमरी स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व हमने करना होगा तो इनके जो यूनिट्स होंगे, इनके अंदर जो कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे, उन्हें हम देखकर ऑब्जर्व करेंगे कि ये प्राइमरी स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल है। फिर हम आ जाते हैं सेकेंडरी पर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर आमतौर पर फोल्डिंग्स पर, यानी मुड़ी हुई, फोल्डिंग्स कहते हैं थोड़ा थोड़ा मुड़े हुए होना। जैसे कि आपको ये कर्व्ड सूरत नज़र आ रही है, इसे हम फोल्डिंग फॉर्म कहते हैं। तो सेकेंडरी प्रोटीन्स आमतौर पर फोल्डिंग फॉर्म्स में होती हैं। रह गया ताल्लुक टर्शरी अमाइनो एसिड्स का या टर्शरी प्रोटीन्स का, ये एक कॉम्पैक्ट, एक पैक्ड फॉर्म में होगी, बिल्कुल एक दूसरे के साथ क्लोज्ड फॉर्म में होगी। और जो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर्स हैं उनका इंटरेक्शन आमतौर पे एक टाइप के अमाइनो एसिड से नहीं होता, 2 मुख्तलिफ चेन्स के साथ होता है। तस्वीर में भी जैसे कि शो किया गया कि इंटरेक्शन यानी इंटरेक्टिव, आपस में एक दूसरे की कशिश या जॉइंट फोर्सेस जो आपस में एक दूसरे को मिलाते हैं, उनकी मदद से जो मुख्तलिफ यूनिट्स, मुख्तलिफ चेन्स आपस में मिली, उन्हें नाम दिया गया क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर्स का। और ये किस तरह से बने? इंटरेक्टिव फोर्सेस के साथ। जो टर्शरी प्रोटीन्स हैं
वो एक पैक्ड फॉर्म में, बहुत क्लोज फॉर्म में होती है और आमतौर पे एक ही टाइप के अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल होते हैं। सेकेंडरी फॉर्म फोल्डिंग यानी कर्व फॉर्म में होंगे और जो प्राइमरी फॉर्म होगी वो असेंबली की फॉर्म में होगी। इसी प्रोटीन स्ट्रक्चर को हम मज़ीद डिटेल से देखेंगे वन बाय वन। प्राइमरी स्ट्रक्चर से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। किसी दौर में एक कॉन्सेप्ट होता था 2D कैमरास का या 2D डायमेंशंस का, किसी एक चीज़ को दो जावियों से देखना। फिर कॉन्सेप्ट आ गया 3D का कि एक ही चीज़ को 3 जावियों से देखना। इसका जिक्र मैंने यहाँ पर इसलिए किया कि जब हम प्राइमरी स्ट्रक्चर देखते हैं प्रोटीन का, हमें कुछ प्रिडिक्शंस मिलती है। प्रिडिक्शन कहते हैं फोरकास्ट, आने वाले वक्त के मुतालिक या आने वाले वाक़यात से होने से मुतालिक जो इन्फॉर्मेशन है हमें वक्त से पहले मिल जाए, इस तरह की टर्मिनोलॉजी को हम प्रिडिक्शन बोलते हैं। वक्त से पहले मालूम कर लेने को प्रिडिक्शन बोलते हैं। हमें इससे क्या मालूम होता है? टू प्रिडिक्ट 2 डिग्री एंड 3 डिग्री स्ट्रक्चर्स फ्रॉम द सीक्वेंस होमोलॉजीज। होमोलॉजीज कहते हैं एक ही टाइप की चीज़ें जब मिलकर बनती है तो होमोलॉजी कहलाती है। विद रिलेटेड प्रोटीन हमें स्ट्रक्चरल प्रिडिक्शन मिलती है। हम स्ट्रक्चर यानी साख्त, प्रोटीन की साख्त से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं मुख्तलिफ जावियों से। मेन चीज़ जो आपको अंडरस्टैंड करने वाली है, अगर साख्त में आपने देखा कि किसी किस्म की एबनॉर्मेलिटी है, जैसा कि ए के बाद आना चाहिए था बी को, बी के बाद आना चाहिए था सी को, सी के बाद डी को, डी के बाद ई को, इस तरह ये एक सीक्वेंस बनता है, एक चेन बनती है। लेकिन अगर डी की बजाय ई आ जाए, ई की बजाय अगर सी आ जाए, आप इसमें इनको ए बी सी डी को आप एग्जाम्पल कर लें अमाइनो एसिड्स के साथ। अगर एक अमाइनो एसिड अपने सीक्वेंस में जिस जगह होना चाहिए था वहाँ से वो रिप्लेस हो गया, उसकी जगह दूसरा आ गया, जहाँ पर दूसरे को होना चाहिए था वहाँ पे तीसरा आ गया, सीक्वेंस अगर ख़राब हो गया तो ये जेनेटिक डिजीज़ कॉज करता है। इसके स्ट्रक्चर को, साख्त को ऑब्ज़र्व करने से हमें मालूम ये होता है कि ये जिस्म किसी बीमारी से पाक है या नॉर्मल है। क्यों? अमाइनो एसिड्स की असेंबली में, उनके तरीक़ाकार में, उनकी साख्त में अगर किसी किस्म का उनके सीक्वेंस में डिफरेंस आ गया तो ये किसी जेनेटिक डिजीज़ को कैरी करता है। और मैं आपको एक दो जेनेटिक डिजीज़ के बारे में बता दूं, जैसे कि डायबिटीज़ एक जेनेटिक डिजीज़ कहलाई जाती है। ये मौरूसी होती है, फैमिली टू फैमिली, बड़े से छोटे को, वालिदैन से बच्चों को और आगे नस्लों में से किसी एक को ये ट्रांसफ़र होती रहती है, ये कॉमन है। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का होना भी एक कॉमन जेनेटिक डिजीज़ है, पेरेंट्स से बच्चों को और इसी तरह आगे नस्ल में किसी न किसी कोई ना कोई शख्स शिकार रहता है। अब उनके अमाइनो एसिड के सीक्वेंसेस को देखा जाए तो वो डिस्टर्ब होते हैं, बेशक वो बाद में डिस्टर्ब हुए, अर्ली स्टेज पे डिस्टर्ब हुए या लेटर स्टेज पे हुए, लेकिन जब वो डिस्टर्ब हो गए तो वो उसने डिज़ीज़ को जन्म लिया। जेनेटिक डिजीज़ मोरूसी डिजीज़ को कहते हैं। और टू अंडरस्टैंड द मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन ऑफ प्रोटीन्स, इससे हमें ये भी मालूम होता है कि प्रोटीन किस अंदाज में अपना एक्शन, अपना रोल प्ले करते हैं। और हमने ये भी देखना होता है कि टू ट्रेस द एवोल्यूशनरी पाथवे। एवोल्यूशन कहते हैं इर्तका को, सादा लफ्ज़ों में हम कहते हैं तरक्याती निज़ाम को। किसी दौर में इंसान, उनकी हाइट, उनके कद बहुत बड़े बड़े 10-10 फुट के, हमने किताबों में पढ़ा हुआ है कि हाइट्स, एक ऐसा दौर भी था कि जब इंसानों की हाइट बहुत ज़्यादा ऊंची हुआ करती थी या वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा लड़ाके हुआ करते थे। एवोल्यूशनरी फेज़, इर्तकाई निज़ाम, वक्त के साथ साथ हाइट्स का लेवल और हो गया। जिस्मानी साख्त जो पहले बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी वो अब दरमियानी हो गई, या वो अब कमज़ोर हो गई, या वो अब ज़्यादा बेहतर हो गई। तो ये इर्तकाई अमल है, यानी पहले कुछ और होना और वक्त के साथ साथ तब्दीली का रूनमा होना। हम अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंसेस के साथ या ख़ास तौर पे जब हम इनके प्राइमरी स्ट्रक्चर्स को देख रहे होते हैं तो हमें एवोल्यूशनरी पाथ्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है।
जो अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंस है प्राइमरी स्ट्रक्चर में, उनको स्टडी किया था एडमन ने। तो इसको हम एंड ग्रुप एनालिसिस भी कहते हैं। यह एक जीन सीक्वेंसिंग मेथड है। हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हमने सिर्फ इसका एक नाम अंडरस्टैंड करना है कि जीन्स को इंसान की किस्मत कहा जाता है। दूसरे अल्फाज में अमाइनो एसिड्स की तरतीब को इंसान की किस्मत भी कहा जाता है, इसलिए कि कब तक ये नॉर्मल फेज़ पे रहेगा और कब ये किस डिज़ीज़ का शिकार होगा और ये डिज़ीज़ इसकी कब जाकर ज़्यादा बिगड़ जाएगी, ये एवोल्यूशनरी पाथ्स है, ये इर्तकाई अमल है। तो जीन्स को जब स्टडी किया जाता है तो इंसान के आने वाले वक्त में और इंसान की जो बेसिक हिस्ट्री है या लिविंग बॉडी की बेसिक हिस्ट्री है जनरल टर्म्स में, तो बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन हमें प्राइमरी स्ट्रक्चर से हासिल होती है। मुझे उम्मीद है कि ये इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग स्लाइड भी साबित होगी। बच्चों, अब हम अपने आज के लेक्चर की क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। हम शॉर्ट बात करते हैं कि एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी होता है पॉलीपेप्टाइड। पॉली मीन मैनी, पेप्टाइड मीन प्रोटीन, बहुत सारी प्रोटीन्स पर मुश्तमिल। स्ट्रैंड्स मीन जैसा कि आप एक सीढ़ी को देखते हैं कि एक दायां स्टैंड होता है, एक बायां स्टैंड होता है और उनके बीच में एक लिंक होता है। तो हम अपनी बायो की लैंग्वेज में, बायोकेमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम उन्हें स्टैंड्स नहीं कहेंगे, हम उन्हें स्ट्रैंड्स कहेंगे। तो पॉलीपेप्टाइड यानी प्रोटीन्स पर मुश्तमिल स्ट्रैंड होते हैं जो कि आपस में जुड़े हुए होते हैं, रिपीटेडली बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, एक कॉइल की फॉर्म में या फोल्डिंग की फॉर्म में। इसमें अल्फा हेलिक्स की फॉर्म भी हो सकती है, इसमें कोलेजन हेलिक्स, हेलिक्स मीन सीढ़ी, फोल्डिंग, कॉइल, एक मुड़ी हुई हालत में सीढ़ी, मुख्तलिफ शेप्स होती है। बीटा प्लेटेड शीट भी है, बीटा बैंड्स की फॉर्म में भी होता है, नॉन रेपिटेटिव स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, जबकि रेपिटेटेड स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, और सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में आते हैं। Again, this is the three-dimensional form of local segment mean amino acids of protein। ये आमतौर पे लीनियर एक लंबाई के रुख पे नहीं होते, ये कर्व फॉर्म में होते हैं, एक सीढ़ी, एक मुड़ी हुई सीढ़ी की फॉर्म में होते हैं। हम ये एग्जांपल देख रहे हैं हेलिक्स की। एक ऐसी सीढ़ी, जैसे कुछ घर में आपने ऐसी सीढ़ियाँ देखी हों जो कि स्ट्रेट नहीं होती। कुछ सीढ़ियाँ ऐसी होती हैं जिन पे जब आप पहले स्टेप अप करते हैं और उसके बाद आप स्टेप करते हुए आप ऊपर सीधा चलते हुए ऊपर वाली मंजिल पे चले जाते हैं। लेकिन कुछ घरों में ऐसी सीढ़ियाँ भी होती हैं जो कि कर्व्ड फॉर्म में होती है, लेकिन बड़े कॉम्पैक्ट, बड़े डिज़ाइंड फॉर्म में होती है। आप उसमें किसी किस्म की डिफॉर्मिटी तलाश नहीं कर सकते। क्यों? उनका एक सीक्वेंस या उनके बनाने वाले के हाथों का कमाल का वो हुनर होता है। अब हम हेलिक्स फॉर्म देख रहे हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में, तो इसमें अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर आपके सामने है। ये इसको हम कॉइल्ड फॉर्म भी कहते हैं, हम इसे हेलिकल फॉर्म भी कहते हैं। ये जनरल फॉर्म थी। थोड़ा सा इसको डीप देखें तो अमाइनो एसिड का ये सीक्वेंस आपको ऑब्जर्व हो रहा होगा, और जब आप इसको मज़ीद डिटेल से देखेंगे तो एक्चुअल स्ट्रक्चर जिनमें इनकी बॉन्डिंग तक दिखाई गई है, कोवलेंट बॉन्डिंग तक दिखाई गई है, इनकी जो वीक इंटरैक्टिव फोर्सेस थी वो दिखाई गई है, इनकी वैंडर वॉल फोर्सेस है वो दिखाई गई है, और इनका एक्चुअल स्ट्रक्चर जो कि एक सादा पिक्चर की सूरत में एक इस तरह हेलिक्स की फॉर्म में बनता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इट इज अ local regular occurring structure in protein and is mainly formed through hydrogen bonds between the backbone atoms, carbon atoms। backbone mean primary, जो कि लाजमी जुज़ है। लाजमी जुज़ में हमने पढ़ा था हाइड्रोजन भी है उसमें, कार्बन भी है उसमें, नाइट्रोजन भी है उसमें, ऑक्सीजन भी है। ये जनरल स्ट्रक्चर्स जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि बीटा शीट की फॉर्म इस तरह से होती है, और हेलिकल फॉर्म जो होगी वो कॉइल्ड या कर्व फॉर्म में इस तरह से होगी। बीटा शीट को आपने देखा, बीटा प्लेटेड शीट्स, इसको बीटा प्लेटेड शीट भी कहा गया था।
ये थर्ड फॉर्म, ये तीसरी जगह पर लिखा हुआ है, नंबरिंग में तीसरे नंबर पर आ रहा है बीटा प्लेटेड शीट। बीटा शीट्स की एक नॉन लीनियर, यानी थोड़ा सा लंबाई के रुख पे होगा लेकिन आगे जाकर कर्व्ड हो जाएगा, तो हम इसके लीनियर स्ट्रक्चर नहीं कहते। तो इनका एक्चुअल स्ट्रक्चर वो इस तरह से बनता है। डीप स्टडी, इसमें देखें कि मुख्तलिफ टाइप्स के अमाइनो एसिड्स हैं, मुख्तलिफ तरह से इनके कॉम्बिनेशन है। अब एक कंप्लीट यूनिट जो कि ग्रीन, ब्लू और रेड पार्ट पर मुश्तमिल है, और देखें ये वीक फोर्सेस पर मुश्तमिल है, और एक सेगमेंट दूसरे के साथ इस तरह से कनेक्टेड है, वीक वैंडरफॉल फोर्सेस से या वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस की मदद से, और इस तरह ये एक चेन की सूरत में, चाहे वो एक लंबी चेन है, चाहे वो दो लंबी चेन है, चाहे वो जितना भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, चाहे वो जितना भी सिंपल स्ट्रक्चर है, उनका बेसिक कॉन्सेप्ट ये होगा कि एक कॉम्पैक्ट यूनिट वीक फोर्सेस की मदद से दूसरे यूनिट्स के साथ कनेक्ट हो रहा है। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। हमने प्रोटीन की डेफिनेशन देखी, हमने अमाइनो एसिड्स की डेफिनेशन देखी, हमने कुछ प्राइमरी स्ट्रक्चर की प्रिडिक्शंस भी देखी कि हम प्राइमरी स्ट्रक्चर को देखते हैं, जब हम उस पर गौर करते हैं तो हमें उसमें इर्तकाई अमल के बारे में या जेनेटिक डिजीज़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी हासिल होती है। सेकंड नंबर पे हमने सेकेंडरी कुछ स्ट्रक्चर्स देखे, अब इनकी आगे अफादियत किए हैं और इनकी मज़ीद कितनी टाइप्स हैं उनको डिटेल में हम मज़ीद अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।